20 नवंबर 1979 को इस्लामी कैलेंडर के 15वीं सदी का पहला दिन था। एक नए दौर का आगाज था। मक्का में मस्जिद अल हराम के अंदर कबा के गिर्द दुनिया भर से आए हुए 500 से जायद मुसलमान फजर की नमाज अदा कर रहे थे। माहौल में एक सुकून था, लेकिन जैसे ही नमाज खत्म हुई इस सुकून को चीरने वाली आवाज आई। वो गोलियों की आवाज थी। मस्जिद के बड़े बड़े दरवाजे अंदर से भारी जंजीरों से बंद किए जा रहे थे। इससे पहले कि कोई समझ पाता 600 मुसल्ला जंगजू अपनी बंदूकें लेकर मस्जिद में हर तरफ फैल गए। कुछ जंगजू स्नाइपर राइफल्स लेकर मस्जिद में थे। वो मीनारों पर चढ़ गए। इस्लाम की सबसे मुक़द्दस जगह जहां किसी भी जानदार का खून बहाना सख्त हराम है, अब हाईजैक हो चुकी थी। हजारों बेगुनाह लोग अंदर कैद थे और पूरी दुनिया खास तौर पर मुस्लिम अलिफामा सदमे की हालत में थी। आखिर ये ऑपरेशन किसने प्लान किया था? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में हथियार खाना कबा तक कैसे पहुंचे थे? और सबसे बड़ा सवाल, वो आखिर क्या चाहते थे? जब कबा में दाखिल होने वाले तमाम दरवाजे बंद हो गए तो मस्जिद के स्पीकर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज इस पूरे हमले को प्लान करने दरवाजे बंद करो। आज से अल्लाह का ये घर सिर्फ मेहंदी के हुक्म में चलेगा। मैं अल्लाह का भेजा हुआ मेहंदी हूं और हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। वाले लीडर थे एक ऐसा शख्स, वो शख्स जो सऊदी निजाम को अंदर से जानता था और अब इसी निजाम के खिलाफ लड़ने आया था। ये आवाज जुमन अलतबी की थी। जुमन अलतबी सऊदी अरब की नेशनल गार्ड का साबिक सिपाही था। सऊदी नेशनल गार्ड वो इदारा है जिसका असल मकसद सऊदी शाही खानदान की हिफाजत करना है। जुमन अलतबी ने नेशनल गार्ड छोड़कर अपनी तहरीक चलाने का रास्ता चुना। अपनी बासर शख्सियत और ज़बरदस्त तकारीर की वजह से इसने अपने साथ बहुत से फॉलोवर्स जमा कर लिए थे, जिनमें यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म से लेकर बद्दू कबाइल के लोग भी शामिल थे। इन सब का मानना था कि सऊदी अरब की शाही फैमिली अब करप्ट हो चुकी है। उनके मुताबिक सऊदी हुक्मरान अमरीका और मगरबी तहजीब के साथ मिलकर इस्लाम के असली उसूलों से दूर हो गए। दरवाजे बंद करो। नजर आने में आज से अल्लाह का ये घर सिर्फ मेहंदी के हुक्म में चलेगा। तहजीब से मुतासिर सऊदी शाही फैमिली को हुकूमत से हटाना। मैं अल्लाह का भेजा हुआ मेहंदी हूं कहीं बड़ा और ज्यादा खतरनाक और हम जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। पैरोकारों को एक ऐसी बात पर वो जो दुनिया में आकर इंसाफ कायम करेगा। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर मक्का में कबा और मकाम इब्राहीम के दरमियान होगा। जो मन ने ऐलान किया कि वो दिन आ गया है और इमाम मेहदी उन्हीं के साथ मस्जिद हराम के अंदर मौजूद है। जो मन ने अपने साले मोहम्मद अब्दुल्ला अल कातनी को दुनिया के सामने पेश किया और कहा कि यही इमाम मेहदी है। उनका मंसूबा था कि इस सुबह इस नई इस्लामी सदी के पहले दिन पूरी दुनिया के सामने मस्जिद हराम में मौजूद लोगों से इमाम मेहदी की बैअत करवाई जाए। जो मन के इस ऐलान ने मस्जिद के अंदर एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था। कुछ लोग खास तौर पर नौजवान इसकी जज्बाती तकरीर और माद्दी की मौजूदगी के दावे से मुतासिर होकर उसके साथ शामिल हो गए, जबकि हजारों दूसरे लोग खौफजदा और गैर यकीनी की हालत में कबा के गिर्द कैद थे। मस्जिद के बाहर सऊदी हुकूमत एक ऐसे बहरान का सामना कर रही थी जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये सऊदी शाही खानदान की दीनी और सियासी कानूनी हैसियत पर एक बराह रास्त हमला था, लेकिन वो फौरन कार्रवाई नहीं कर सकते थे। उनके सामने दो बड़े तकरीबन नामुमकिन चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था फौजी चैलेंज। जुमन और उसका साथी कोई आम लोग नहीं थे। उनका लीडर जो हीमन नेशनल गार्ड का साबिक फौजी था, इसने इस हमले की प्लानिंग कई महीनों से की हुई थी। उन्होंने मस्जिद अल हराम के नीचे बने हुए तहखानों में राशन पानी और गोला बारूद के ज़खायर जमा कर लिए थे। वो लोग इस जगह को अंदर से अच्छी तरह जानते थे और उन्होंने इस जगह को एक नाकाबिल तस्खीर किले में बदल दिया था। दूसरा चैलेंज सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज था। वो था मजहबी चैलेंज। इस्लाम का एक सबसे बुनियादी उसूल है कि मस्जिद हराम के अंदर किसी भी किस्म की तशद्दुद आ खूनरेज़ी सख्ती से मना है। सऊदी अरब का बादशाह जो यानी दो मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ का लक़ब रखता है, वो अपनी फ़ौज को इस सबसे मुक़द्दस जगह पर गोलियां चलाने का हुक्म कैसे दे सकता था? ऐसा करने के लिए इसे मुल्क के सबसे बड़े उलमा की कौंसिल से एक फ़तवा लेना पड़ता था और इस फतवा के इंतजार में कई दिन गुजर गए। दुनिया देख रही थी कि मस्जिद के अंदर हजारों लोग कैद थे और सऊदी हुकूमत, जो दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर मुस्लिम ममालिक में से एक है, अपनी ही मुक़द्दस ज़मीन पर बेबस नजर आ रही थी। वो ऐसी सूरत-ए-हाल में फंस चुके थे जिसका कोई आसान हल नहीं था। कई दिनों के इंतजार और बहस के बाद आखिरकार सऊदी अरब के सीनियर स्कॉलर्स ने एक फतवा जारी किया। उन्होंने इस सूरत-ए-हाल को एक मुनफरिद केस करार देते हुए मस्जिद अल हराम के अंदर हथियार इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी।
سعودی حکومت کو اب گرین لائٹ مل چکی تھی۔ انہوں نے اپنی ایلیٹ نیشنل گارڈ کو مسجد کو آزاد کروانے کا حکم دیا، لیکن پہلے چند حملے ہی بری طرح ناکام ہوئے۔ جو ہیمن کے لڑاکا ملیٹنٹس پہلے سے ہی سنائپر پوزیشنز پر بیٹھے تھے، انہوں نے سعودی فوج کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اصل مسئلہ تھا مسجد کے نیچے بنے ہوئے کمپلیکس یعنی تہخانے، جہاں پر وہ اپنے ہتھیار چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ جہمان کے لوگ ان تہخانوں کے ہر کونے سے واقف تھے۔ وہ نیچے چھپ جاتے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے، پھر اچانک اوپر آ کر حملہ کرتے اور دوبارہ غائب ہو جاتے۔ سعودی فوج کے لیے ان زیر زمین سمنٹس کو صاف کرنا ناممکن ثابت ہو رہا تھا۔ جب انہیں احساس ہوا کہ یہ جنگ وہ خود نہیں جیت سکتے تو سعودی حکومت نے مایوسی میں بین الاقوامی مدد کے لیے رابطہ کیا۔ انہوں نے 2 ممالک سے رابطہ کیا۔ پہلے فرانس کی ایلیٹ اینٹی ٹیررسٹ یونٹ سے ٹیکٹیکل مشورہ مانگا۔ دوسرا، انہوں نے ایک بھائی چارے والے مسلم ملک پاکستان سے ان کے سب سے بہترین سپاہیوں کو بھیجنے کی درخواست کی۔ جواب میں پاکستان کے صدر ضیاء الحق نے فارن SSG یعنی اسپیشل سروسز گروپ کا ایک دستہ مکہ بھیجا۔ یہ پاکستان آرمی کے سب سے ماہر اور تربیت یافتہ سپاہی ہیں جو کلوز کوارٹر لڑائیوں میں دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اب ایک نیا مشترکہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ فرانسیسی ماہرین نے حکمت عملی کی رہنمائی دی اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی سب سے اہم ذمہ داری سعودی فورسز کے ساتھ پاکستانی SSG کمانڈوز کو دی، کیونکہ ان کے پاس اس قسم کے ہائی رسک کلوز واٹر آپریشنز کا تجربہ تھا۔ اس پلان کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے میں ان کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے کہ دہشت گردوں کی سب سے بڑی طاقت مسجد کے نیچے بنے ہوئے تہخانے کو ان کی سب سے بڑی کمزوری بنا دیا جائے۔ انہوں نے مسجد حرام کی دیواروں میں سوراخ کیے اور نیچے تہخانوں میں ہزاروں گیلن پانی پمپ کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مقصد دہشت گردوں کو ان کے چھپنے کی جگہ سے باہر نکالنا اور ان کی حرکت کو محدود کرنا تھا۔ اس کے ساتھ تہخانوں میں آنسو گیس بھی چھوڑ دی گئی تاکہ اندر موجود ملیٹنٹس میں کنفیوژن اور افراتفری پھیل جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب اصل حملے کا وقت تھا، یعنی اندر جا کر بیسمنٹ کو ملیٹنٹ سے صاف کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ جب پانی اور گیس نے اندر کے حالات مشکل بنا دیے تو زمین کے نیچے جانے کا مشن شروع ہوا۔ SSC کمانڈوز نے اس انتہائی خطرناک آپریشن کی قیادت کی۔ ان کا مشن تھا کہ وہ مسجد کے نیچے بنے ہوئے تہخانے میں جا کر ایک ایک کمرے کو جومن کے ملیٹنٹ سے صاف کریں۔ SSG نے چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں کام کرتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر کوریڈور اور کمرے کو ایک ایک کر کے صاف کرتے گئے۔ کئی گھنٹوں کی اس شدید قریبی لڑائی کے بعد آخرکار جومن کے عسکریت پسندوں کا دفاع ٹوٹ گیا۔ ان کا مادی محمد عبداللہ القاتی اس لڑائی کے دوران مارا گیا اور آخر میں اس آپریشن کے لیڈر جومن الطبی کو اس کے باقی بچے ہوئے 67 ساتھیوں کے ساتھ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ 2 ہفتوں کی اس خونی لڑائی کے بعد آخرکار مسجد الحرام آزاد ہو چکی تھی۔ جومن الطبی اور اس کے 67 باقی ساتھیوں پر مقدمہ چلایا گیا اور انہیں کھلم کھلا سزائے موت دی گئی۔ سعودی حکومت کے لیے بظاہر تو یہ بغاوت ختم ہو چکی تھی، لیکن اس واقعے نے انہیں اندر سے ہلا